सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप भी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म फी दे देकर अगर आप परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं आपको बता दूं कि अब से आपको कैसे जो है आपको 0 रुपये जो ये आपका प्लेटफॉर्म फी जो ये आपका लगने वाला है। जैसे कि टेक्स्ट बुक ने आपका कर दिया कि 3 बड़े जो मेजर चेंजेस है ना, इनके द्वारा जो आपका किया गया है। सबसे पहला जो आपका मेजर चेंजेस आपका ये किया गया है कि पहले जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स और पास प्रो इलाइट, ये तीनों जो आपके थे ना, अब सबके सब जो है ये आपका एक कि हो चुका है। अब आप लोग को अलग अलग पास खरीदने की जो वो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही पास जो वो आपको खरीदना होगा और सारी चीज़ें जो है आपका एक ही पास में जो आपका एक्टिवेट जो वो आपका कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका दूसरा सबसे बड़ा मेजर चेंज आपका ये किया गया ना कि कोई भी आपको प्लेटफॉर्म फी जो है अब आपको जो वो नहीं देना होगा, यानी नो हिडन फीस जो भी आप लोगों को देना होगा। जो अमाउंट आपका लिखा होगा ना, वही आपको सिर्फ अमाउंट जो है आपका लगने वाला है। और तीसरा सबसे बड़ा मेन चेंजेस आपका ये किया गया ना कि जितने भी आपके एग्जिस्टेंस जो यूजर्स थे, उन सभी को ये जो आपका पास है ये आपका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ऑलरेडी खरीद रखा है तो उसको पैसा जो ये आपका वेस्ट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि जो पहले से यूजर्स है ना, उनको आपको जो ऐप को जो है ये आपको अपडेट करना है, और ये सारे के सारे जो फीचर्स है ये आपके अपडेट हो जाएंगे और उसके जो है आपके एक्टिवेट भी हो जाएंगे। तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का पास प्रो कि पहले से ले रखा है, तो बस आपको अपना टेक्स्ट बुक का जो ऐप है उसको बस जो है आप अपडेट जरूर कर लीजिएगा। और जो अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेना चाहते हैं, तो अभी आपका ग्रांड पास सेल के नाम से आपका जो ये शुरू किया गया, जहाँ पे आपका 28 से 30 अप्रैल तक जो है ये आपका चलने वाला है। और साथ में ये जो आपका टेक्स्ट बुक पास है ये मात्र आपको जो है 439 में जो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है। मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो आप इसे जो वो जरूर परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से परचेज जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं पंकज भाटी हो गए, विवेक चहर झुंझुनू के रहने वाले, इनको भी जो है इन दोनों को जो है तहे दिल से जो धन्यवाद कहना चाहता हूं। इसके अलावा अन्य और भी कैंडिडेट्स ने जो है कि प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर लिख कर भेजे थे। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक जिनका नाम आपका क्या रहा था, तो ये आपका औरंगजेब रहा था। इसका निधन किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब की जो मृत्यु है ना, ये आपका 3 मार्च 1707 को जो है ये आपका अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। और उस समय इसकी आयु लगभग जो है ये आपका 88 वर्ष जो आपका रहा था। तो ऑप्शन में आपका 1707 आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा औरंगजेब का जो है दफन स्थान भी पूछा जाता है। तो देखिए उसकी वसीयत के अनुसार जो है ना, उसे आपका महाराष्ट्र के खुलदाबाद यानी औरंगाबाद जिले में जो है ना प्रसिद्ध सूफी संत शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास जो है एक साधारण कब्र में जो ये आपका दफनाया गया था। और औरंगजेब के अगर शासन काल की बात कर ले, तो ये औरंगजेब ने लगभग जो है ये आपका 49 वर्षों तक यानी 1658 से 1707 तक जो ये आपका शासन किया था। और उसकी मृत्यु के साथ ही जो है ना मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी जो है आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अन्य शिफ्टों में यानी आगे आने वाले शिफ्टों में औरंगजेब से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि औरंगजेब को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे जो आपका आलमगीर या फिर जिंदा पीर के नाम से जो आपका जाना जाता है।
औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 1675 में जो है ना ये 9वें गुरु, जिनका नाम आपका क्या था, तो ये आपका गुरु तेग बहादुर जी था, और इन्हीं का जो मतलब मृत्युदंड है ये आपका औरंगजेब के द्वारा जो आपका दिया गया था। इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में सुभाषी यानी प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो आपका 21, जो कि आपका ये मुगल के समय की सर्वाधिक संख्या भी जो आपका रहा था। बीबी का मकबरा जो कि आपका ताजमहल की एक आपका नकल है यानी कॉपी है, और किसने और कहाँ बनवाया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बीबी का जो मकबरा है ना ये आपका औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में औरंगाबाद में जो है आपका बनवाया था। इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने जो है ये आपका जजिया टैक्स यानी जजिया कर को दोबारा जो है आपका लागू किया था। तो ये जो आपका औरंगजेब के द्वारा 1679 में जो है ना ये आपका जजिया टैक्स को जो है ये आपका दोबारा लागू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि 4 वेदों में से कौन सा वेद जो है ना मुख्य रूप से संगीत और गायन से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सामवेद है ना ये आपका मुख्य रूप से संगीत और गायन से जो आपका संबंधित है, तो ऑप्शन सी सामवेद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल और वेदों से संबंधित प्रश्न जो कि आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो आपका देखने को मिलता है। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का जो वर्णन है आपका किया गया है, तो आपका अथर्व वेद में जो आपका किया गया है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में आपका देखने को मिलता है, तो ये आपका यजुर्वेद में जो आपका देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो देखिए सत्यमेव जयते जो है ना ये आपका मुंडको उपनिषद से जो आपका लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये जो आपका उपन्यास है ना ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये जो आपका उपन्यास है ना ये भारतीय महाकाव्य महाभारत का जो है एक पुनर्कथन है, जिसे आपका द्रौपदी यानी पंचाली के दृष्टिकोण से आपका लिखा गया है, जो कि एक आपका नारीवादी दृष्टिकोण भी जो है आपका प्रस्तुत करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि द फॉरेस्ट ऑफ इंचेंटमेंट्स ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है, तो ये भी पुस्तक जो आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा ही आपका लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है ये आपका रामायण पर जो है आपका आधारित है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका अरुंधति रॉय के द्वारा आपका लिखा गया है, और अरुंधति रॉय को ही जो है इस पुस्तक के लिए आपका बुकर पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। महाभारत को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका जय संहिता के नाम से जो आपका जाना जाता था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है, तो आपके किरण देसाई के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग आकर टेलीग्राम पर मतलब कि मैसेज करने लगते हैं, सर वीडियो अपलोड जल्दी कीजिए, वीडियो अपलोड जल्दी कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बताने नहीं आता हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। जो मैसेज करते हैं ना टेलीग्राम पर आकर माइंड डाइवर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने नहीं आता हूँ। जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होता है ना उनको भी देखने से फ़ायदा मिल सके, उनके लिए भी मैं सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर की देने के लिए आया हूँ। जिनको आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो उनका भी जो वो फ़ायदा हो सके, तो प्लीज़ ऐसा मैसेज मत कीजिए सर जल्दी वीडियो बनाइए। देखिए वीडियो आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम रखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका वीडियो जो वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्यों ने जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर इसके संवैधानिक प्रावधान की बात कर ले तो देखिए भारतीय संविधान का जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1992 में हुआ था और 1993 में जो आपका लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत जो है ना महिलाओं के लिए कम से कम जो है आपका 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान जो है ये आपका अनिवार्य जो आपका किया गया था। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 33% का नियम तो आपका बनाया था, लेकिन कई राज्यों ने जो है ना इसे बढ़ाकर जो है ये आपका 50% जो आपका कर दिया है। और जुलाई 2025 तक के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत के 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी जो है ना ये आपके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो ये आपका लागू कर दिया है। और वो 21 राज्यों का नाम आप जो वो देख सकते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 2 कौन से हैं ये नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे कि लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये 2 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है ना इसमें महिलाओं के लिए जो
50% आरक्षण है ये आपका लागू किया गया है। इसके अलावा अगर पहला राज्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए बिहार देश का जो है ना पहला ऐसा राज्य है जिसने 2006 में जो है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण जो ये आपका दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन में 21 आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर ले तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D ये आपका पंचायतें में महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 33% यानी 1/3 आरक्षण अनिवार्य करता है, लेकिन कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया, यानी 21 राज्यों ने जो है ना इसे आपका बढ़ाकर 50% जो आपका कर दिया है। और वर्तमान में देश भर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या कुल सदस्यों का लगभग जो है ना ये आपका 46% से अधिक है, जो कि विश्व का सबसे अधिक में से एक भी जो आपका माना गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ना आपके 4 लोगों को जो है ये आपका राज्यसभा सदस्य के रूप में जो आपका मनोनीत किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपका इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान के लिए पूछा गया था। तो देखिए इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन को जो है ये आपका राज्यसभा के लिए जो आपका मनोनीत किया गया था। तो ऑप्शन में आपका डॉक्टर मीनाक्षी जैन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डॉक्टर मीनाक्षी जैन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है ना गार्गी कॉलेज के इतिहास की जो है एसोसिएट प्रोफेसर भी जो है आपका रह चुकी है। और इनको योगदान की बात कर ले तो उन्हें आपका मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत के इतिहास पर जो है शोध के लिए जो है आपका जाना जाता है। और उन्होंने जो है द बैटल फॉर रामा और सती जो आपका इवेंगेलिकल्स बैप्टिस्ट मिशनरीज हो गया एंड द चेंजिंग क्रोनिकल डिस्कर्स हो गया, ये सारे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ना ये आपके इन्हीं के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। यानी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि द बैटल ऑफ फॉर रामा हो गया, इसके अलावा सती इवेंगेलिकल्स हो गया, बैप्टिस्ट मिशनरीज हो गया एंड द चेंजिंग क्रोनिकल डिस्कर्स हो गया, डिस्कोर्स हो गया, तो ये सारे जो पुस्तक यानी किसके द्वारा आपका लिखा गया है, तो ये आपके डॉक्टर मीनाक्षी जैन के द्वारा जो आपका लिखा गया है। इसके अलावा डॉक्टर मीनाक्षी जैन को जो है ये आपका 2020 में जो है ना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्हें आपका पद्मश्री पुरस्कार से भी जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य 3 मनोनीत सदस्य की बात कर ले जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा आपका मनोनीत किया गया था, तो देखिए एक तो आपका डॉक्टर मीनाक्षी, टोटल आपके 4 लोगों को मनोनीत किया गया था, लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी जैन वाला तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरे जो ये आपके उज्जवल निकम है जो कि आपके वरिष्ठ सरकारी वकील हैं। तीसरे आपके हर्षवर्धन श्रृंगला है जो कि आपके पूर्व विदेश सचिव भी जो आपके रह चुके हैं। और चौथे जो आपका सी सदानंद मास्टर जो कि केरल के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद भी जो आपके रहे हैं। तो ये चारों को जो ये आपका मनोनीत किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक प्रावधान के बारे में, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो है ना राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को जो है ना ये आपका राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार जो ये आपका प्रदान करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे हैं ना कि सर करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपका 3 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स के जो ना वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गुजरात के प्रसिद्ध टिप्पणी लोक नृत्य के दौरान जो है ना मुख्य रूप से किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, हालांकि मैं आपको बता दूं कि विकल्प मैं अपने तरफ से लिया हूँ, बच्चों द्वारा मुझे विकल्प नहीं मिल पाए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टिप्पणी जो है ये आपका गुजरात यानी मुख्यतः जो है ये आपका सौराष्ट्र या फिर चोरवाड़ क्षेत्र का जो है ना एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि आपका कोली और खारवा जनजाति और साथ में आपका भील जनजाति के महिलाओं के द्वारा जो है ना इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। और अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए इस नृत्य में जो है आपका मंजीरा हो गया, थाली हो गया, तुरी हो गया, झिंझरा हो गया, डफली हो गया, ढोल नगाड़ा और शहनाई का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी विकल्प में आपका दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर नृत्य की विशेषता की बात कर ले तो ये जो नृत्य है ना ये आपका आमतौर पर जो है महिलाओं द्वारा निर्माण कार्य यानी फ्लोर टैंपिंग के दौरान जो है थकान कम करने के लिए जो आपका किया जाता था, जो कि अब एक आपका पारंपरिक नृत्य भी जो आपका बन गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले मतलब कि जो कि आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो गार्बोस का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो ये गार्बो जो लोक नृत्य है ना इसका संबंध भी आपका टिप्पणी नृत्य से है। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से आपका संबंधित है, तो ये आपका गुजरात से है। टिप्पणी नृत्य में जमीन को पीटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका लंबी लकड़ी की छड़ी जिसके अंत में आपका ब्लॉक लगा होता है ना इसका उपयोग जो आपका किया जाता है।
टिप्पणी नृत्य किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से आपका किया जाता है? तो ये आपका कोली और खारवा जनजाति के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है। कौन सा नृत्य फर्श को कूटने यानी फ्लोर टैंपिंग की प्रक्रिया में आपका विकसित हुआ था? तो आपका टिप्पणी नृत्य ही जो आपका विकसित हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि मगध के राजा और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की जो हत्या है ना, ये किसने किया था? या फिर पूछा गया था कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी जो है आपका कौन रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए दोनों का ही जो उत्तर होगा ना, ये आपका क्या होगा? तो ये आपका अजातशत्रु होगा, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके अपने पुत्र अजातशत्रु ने ही जो है आपका किया था। और इतिहास में मैं आपको बता दूं कि हर्यक वंश को जो है ना, इसी कारण से जो है ये आपका पितृहंता वंश यानी पिता की हत्या करने वाला का वंश भी जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी ने जो है सत्ता के लिए अपने पिताओं की जो है हत्या का जो वो कर दिए थे। और हत्या का कारण क्या रहा था? तो ये बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार जो है ना, अजातशत्रु जो है ये आपका सिंहासन पाने के लिए जो है बहुत उत्सुक था, और उसने अपने पिता को कारागार यानी जेल में भी जो है आपका डाल दिया था, जहां भूख और यातनाओं के कारण जो है उनकी मृत्यु जो है आपका हो गई थी। और कुछ वृतांतों के अनुसार आपका ये बताया गया है कि उसने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उत्साह पर जो है ना ऐसा जो वो किया था। और बिंबिसार का योगदान की बात कर ले तो देखिए बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य की नींव रखा था, और राजगिरी यानी गिरिव्रज को जो है ना अपनी राजधानी भी जो है आपका बनाया था। और ये जो आपका महात्मा बुद्ध के जो है समकालीन और मित्र भी जो है आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिंबिसार से संबंधित एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बिंबिसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए बिंबिसार को जो है ये आपका सैनिक के नाम से जो आपका जाना जाता है। अजातशत्रु का उपनाम के बारे में अगर पूछा जाए तो इसे आपका कुनिक के नाम से आपका जाना जाता था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका अजातशत्रु के शासनकाल में जो है 483 ईसा पूर्व में जो है ना ये आपका राजगिरी में आयोजित किया गया था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? अगर ये पूछा जाए तो ये आपका उदयन के द्वारा आपका किया गया था, जो कि आपका अजातशत्रु का पुत्र था, और जिसने अपने पिता अजातशत्रु की भी जो है ये आपका हत्या कर दिया था। यानी अगर पूछा जाए कि अजातशत्रु का हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो आपका उदयन के द्वारा ही जो आपका किया गया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा था? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके अवंती के राजा प्रघोत और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जो आपका भेजा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है ना ये बांग्लादेश के साथ नहीं लगता, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की कुल 5 राज्य जो है ना ये बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपका साझा करता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से है? तो देखिए आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा आपका मिजोरम, चौथा आपका असम और 5वां आपका त्रिपुरा राज्य है। ये 5 राज्य आपके बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपका साझा करते हैं। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है ना कौन सा राज्य? तो आपका पश्चिम बंगाल जो आपका करता है। तो ऑप्शन में जो आपका उड़ीसा दिया गया था, जो कि आपका उड़ीसा राज्य है ना ये बांग्लादेश के साथ आपका सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका बांग्लादेश के साथ जो ये आपका साझा करता है। और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है बांग्लादेश के साथ? तो आपका 4096.7 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से आपका घिरा हुआ है? तो आपका त्रिपुरा राज्य जो आपका घिरा हुआ है। बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा आपका सबसे लंबी है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल की है, लगभग आपका 2217 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो आपका रेड क्लिफ रेखा जो आपका कहा जाता है, चूंकि ये आपका पूर्व में पाकिस्तान का आपका हिस्सा था। भारत के कितने राज्य आपका बांग्लादेश की सीमा को आपका छूते हैं? तो ये आपका 5 राज्य जो आपका छूते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 3 बागा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच विवाद या फिर समझौते का विषय था? तो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच का जो है ये आपका विवाद या फिर समझौते का विषय था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या यानी प्रधानमंत्री सही जो है ना लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो इसमें जो आपका 15% से जो है ना ये आपका अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मंत्रियों की संख्या 15% तक जो
जो आपका सीमित किया गया था। तो देखिए 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2003 में हुआ था, इसके द्वारा जो है ना मंत्रियों की संख्या 15% तक जो है आपका सीमित किया गया था। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दिल्ली विधानसभा के लिए मंत्रिपरिषद की सीमा कितनी है, तो ये आपका 10% है, जो कि आपका अनुच्छेद 239 के डबल ए के तहत जो है ना दिल्ली के लिए जो आपका विशेष नियम जो आपका बनाया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये जो आपका अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 में जो आपका कहा गया है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि क्या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या की कोई न्यूनतम सीमा केंद्र के लिए आपका निर्धारित है, तो देखिए ये जो आपका निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र के लिए केवल अधिकतम सीमा जो है ना ये आपका 15% है, जबकि राज्य के लिए आपका न्यूनतम जो है 12 मंत्रियों का प्रावधान जो ये आपका करता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रति जो ये आपका उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका था कि 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र के अधिकारों को जो है मुख्य रूप से किस प्रणाली के द्वारा आपका सीमित यानी रेस्ट्रिक्ट किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका जो है लाइसेंस राज्य प्रणाली के द्वारा जो है ना ये आपका रिस्ट्रिक्ट यानी आपका सीमित किया गया था। तो ऑप्शन सी लाइसेंस राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लाइसेंस राज का समापन कब किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका 24 जुलाई 1991 को जो है ना पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जो है नई औद्योगिक नीति के तहत जो है इसे भी जो आपका समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 1991 से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लाइसेंस राज शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, अगर ये पूछा जाए तो सबसे पहले जो आपका सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा जो है ये आपका गढ़ा गया था। 1991 के नए औद्योगिक नीति के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है आपके माने जाते हैं। 1991 से पहले कितने उद्योग केवल आपके जो है पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आपके आरक्षित थे, तो आपके 17 जो आपके उद्योग थे ना ये आपके पब्लिक सेक्टर के लिए जो आपके आरक्षित थे, जो कि आपका 1956 के जो है औद्योगिक नीति के तहत थे। किस अधिनियम के तहत लाइसेंस व्यवस्था नियंत्रित की जाती थी, तो देखिए ये जो आपका उद्योग यानी विकास और विनियमन अधिनियम 1951 जो आपका IDRA अधिनियम था ना इसके तहत जो है लाइसेंस व्यवस्था को जो है आपका नियंत्रित किया जाता था। 1991 के बाद लाइसेंस को किन क्षेत्रों के लिए आपका अनिवार्य रखा गया है, तो देखिए आपका रक्षा हो गया, खतरनाक रसायन हो गया, तंबाकू और एरोस्पेस जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए जो है ना आपका लाइसेंसिंग को जो है ये आपका अनिवार्य जो आपका रखा गया है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक आपका LPG मॉडल का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाता है, तो देखिए LPG का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ये जो आपका LPG मॉडल का जो आपका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए फेरा को बदलकर कौन सा नया कानून जो आपका लाया गया था, तो इसको बदलकर जो है ना ये आपका फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो है आपका लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी नई औद्योगिक नीति की घोषणा ये कब किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका 24 जुलाई 1991 को जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह यानी चाबहार पोर्ट के माध्यम से जो है ना अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में पहली खेप किसकी भेजी थी, ये पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 29 अक्टूबर 2017 को भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से जो है ना अफगानिस्तान के लिए गेहूं की पहली खेप जो ये आपका रवाना किया था। तो गेहूं ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी गेहूं आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका ईरान और ओमान की खाड़ी में जो ये आपका स्थित है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के किस टर्मिनल का संचालन संभाला है, तो ये आपका शाहिद बेहसती टर्मिनल का जो ये आपका संचालन जो ये आपका संभाला है। चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के किस शहर तक आपका सड़क मार्ग जो ये आपका जुड़ता है, तो ये आपका जरांज तक जो ये आपका जुड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपका पाकिस्तान पर निर्भरता कम करना और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध भी जो आपका मजबूत करना, इसका आपका मुख्य उद्देश्य है। भारत ने हाल ही में यानी मई 2024 चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए कितने वर्षों का दीर्घकालिक समझौता किया है, तो आपका 10 वर्षों का जो आपका समझौता जो आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बताया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत से सामान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता यानी 1947 के बाद जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में आपका चला गया था ना, तो भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी और उत्तरी भारत के व्यापार को संभालने के लिए जो है ना, आपका गुजरात के कच्छ जिले में कांडला बंदरगाह जो है आपका विकसित किया गया था। तो कांडला ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि 1965 में कांडला में जो है ना, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी ईपीजेड भी जो है आपका स्थापित किया गया था। तो शायद प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि एशिया का पहला आपका जो है ईपीजेड यानी आपका जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ना, ये कौन सा स्थापित किया गया था, ये पूछा गया था। तो ये आपका कांडला बंदरगाह जो ये आपका स्थापित किया गया था। और कांडला बंदरगाह का अब आपका नाम क्या हो गया, तो इसे आपका जो है ना दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जो आपका जाना जाता है। और इसकी अगर विशेषता की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका एक ज्वारीय बंदरगाह यानी टाइडल पोर्ट है, जो कि भारत के सबसे बड़े कार्गो हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक भी जो आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सूरत बंदरगाह भी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए, मुगल काल विशेषकर आपके अकबर और जहांगीर के समय जो है ना, सूरत को आपका मक्का का द्वार और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो आपका माना जाता था। और यहाँ से आपके सूती वस्त्र, मसाले और मतलब कि नील का भारी मात्रा में जो आपका निर्यात होता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा रहा था, तो आपका गुजरात का लोथल बंदरगाह जो है ये आपका प्रमुख बंदरगाह जो आपका रहा था। भारत का सबसे पुराना आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाए कि कौन सा है, तो ये आपका चेन्नई बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किसके लिए प्रसिद्ध, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो कि आपका मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए जो आपका बनाया गया था। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो देखिए कोची बंदरगाह को जो है ना, ये आपका अरब सागर की रानी जो आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में बहुत कम यानी लगभग 1/6 क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है ना, किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण जो है उसके द्रव्यमान यानी मास पर जो आपका निर्भर करता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग आपका कितना होता है, तो ये आपका 1/81 हिस्सा जो है आपका माना जाता है। और कम द्रव्यमान क्यों होता है, क्योंकि कम जो गुरुत्वाकर्षण है ना, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की तुलना में आपका बहुत छोटा और आपका हल्का होता है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी जो है आपका बहुत कम होता है। और ये जो आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 16.6% यानी लगभग जो है आपका 1/6 जो है आपका होता है। और साथ में आपका वजन में अंतर भी देखने को मिलता है। मतलब कि यही कारण है ना कि पृथ्वी पर आपका वजन जो है आपका 60 किलो है, तो चंद्रमा पर आपका जो वजन होगा ना, ये केवल आपका जो है 10 किलो ही जो आपका महसूस होगा। हालांकि आपका जो मास है या द्रव्यमान जो है ना, ये आपका वही रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ आपका मास जो है ना वो चेंज नहीं होता है। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, तो ये आपका 1/6 भाग होता है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान मास पृथ्वी पर जो है आपका 60 kg है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चंद्रमा पर भी जो उसका द्रव्यमान यानी मास जो होगा नहीं आपका 60 kg ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान आपका कभी भी नहीं बदलता है, केवल आपका भार और वजन ही जो है ना ये आपका बदलता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जो आपका स्मॉल g है ना, इसका मान कितना होता है, तो देखिए इसका जो मान है ना ये आपका 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जबकि पृथ्वी पर इसका मान जो है ये आपका g गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा इसके वेलोसिटी यानी पलायन वेग चंद्रमा पर कम क्यों होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका कम गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर ये आपका 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि पृथ्वी पर जो है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो ये आपका होता है। इसके अलावा वैक्यूम यानी निर्वात में एक पंख और एक लोहे की गेंद को चंद्रमा पर गिराने पर क्या होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे, क्योंकि वहां पर हवा का जो प्रतिरोध होता है ना ये आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में बहुत कम यानी 1/6 लगभग क्यों होता है, तो ये आपका चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या जो है ना ये कम होने के कारण जो आपका होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आया था कि लड़कों में यौन आरंभ यानी प्यूबर्टी की शुरुआत का सबसे पहला और मुख्य शारीरिक संकेत जो है ना क्या माना जाता है, ये पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन इस प्रकार से आपके नहीं दिए गए तो थोड़ा सा लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये आपका ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार लड़कों में प्यूबर्टी का सबसे पहला जो दिखाई देने वाला संकेत जो है ना ये आपका टेस्टिस यानी वृषण का जो ये आपका बड़ा होना है, और ये आपका आमतौर पर जो है 10 से 13 वर्ष की आयु के बीच जो आपका माना जाता है। सीक्वेंस यानी क्रम की बात कर ले तो देखिए वृषण के बढ़ने के बाद जो है ना जननांगों के आसपास बालों का आना यानी प्यूबिक हेयर जो है आपका शुरू होता है, इसके बाद ही आपका लंबाई बढ़ता है और अंत में चेहरे के बाल यानी दाढ़ी मूछ जो आपके आते हैं। इसके अलावा अगर हार्मोनल प्रभाव की बात कर ले तो देखिए जैसे ही मस्तिष्क की जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि जो संकेत भेजता है ना, ये आपका वृषण टेस्टोरेन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन जो ये आपका बनाता शुरू कर देता है, जिससे ये आपका शारीरिक वृद्धि भी जो आपका शुरू होता है। और कई लोग आपका ये भ्रम रहते हैं ना कि दाढ़ी मूछ या आवाज़ के भारी होने का पहला संकेत माना जाता है, तो ये आपका गलत है। ये प्यूबर्टी के मध्य या फिर अंतिम चरणों में होने वाला जो आपका बदलाव जो आपका माना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका एक ऑप्शन में आपका मतलब कि वृषण का आकार बढ़ना आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो प्यूबर्टी की शुरुआत के लिए मास्टर स्विच का जो ये आपका कार्य करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि जो है ना ये आपका मास्टर स्विच का कार्य जो आपका करता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक फिजिक्स से आया था कि व्हाट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस इफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंटली वीकनेस, यानी यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है काफी कमजोर हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक आपका अदृश्य रक्षा कवच यानी शील्ड के रूप में जो आपका कार्य करता है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक आवेशित कण यानी सोलर विंड को जो है ना ये आपका रोकता है। और यदि अगर आप ये कमजोर हो जाता ना तो बहुत सारे परिणाम जो वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका डिसरप्शन और टेक्नोलॉजी यानी तकनीकों को भारी नुकसान आपका देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे जो सैटेलाइट्स यानी उपग्रह होते हैं ना, ये जीपीएस सिस्टम और बिजली ग्रिड सीधे तौर पर जो है सीधे सौर तूफानों के चपेट में जो है आपका आ जाएंगे, जिससे इंटरनेट संचार और बिजली की जो आपूर्ति है ये आपका ठप हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ इंपैक्ट भी आपका देखने को मिलता है, यानी स्वास्थ्य पर प्रभाव भी देखने को मिलता है। कैसे, तो ये आपका हानिकारक अंतरिक्ष विकिरण यानी कॉस्मिक रेज और पराबैंगनी किरणें जो आपका यूवी रेज होती है ना, ये आपका अधिक मात्रा में जो है पृथ्वी की सतह तक जो है आपका पहुंचेगी, जिससे कैंसर की दर में वृद्धि और डीएनए का नुकसान भी जो है आपका हो सकता है। साथ में आपका नेविगेशन इश्यूज यानी दिशा निर्देशन की समस्या भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि कई जीव जैसे कि पक्षी और कछुए दिशा खोजने के लिए जो है ना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ये आपका उपयोग करते हैं, जो उनके लिए भ्रमित करने वाला भी जो ये आपका हो सकता है। और साथ में आपका एटमॉस्फेयर इरोजन यानी वायुमंडल का क्षय भी जो है आपका हो सकता है, यानी लंबे समय तक कमजोर रहने पर आपका जो है हवाएं धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल यानी ओजोन को जो है आपका अंतरिक्ष में भी जो है आपका बहा सकता है। यानी अगर निष्कर्ष की बात करें तो ये आपका जीवन के लिए विनाशकारी जो है आपका नहीं हो सकता, लेकिन आधुनिक तकनीक सभ्यता को जो है ना पूरी तरह से जो आपका तबाह कर सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि यदि पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो ये जो आपका होगा ना कि सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन में आपका वृद्धि होगा, जो तकनीकी को बाधित करेगी और जीवित कोशिकाओं को भी जो है आपका नुकसान पहुंचेगी। ऑप्शन आपका किस प्रकार से था, मैंने तो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दिया है, तो इसी में से कुछ आपका दिया गया होगा। मैंने जो 4 ऑप्शन लिया है इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जनक यानी फादर ऑफ आयुर्वेद के रूप में जो है किसे जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक और अकादमिक रूप से आचार्य चरक को जो है ये आपका आयुर्वेद का जनक जो आपका माना जाता है, जबकि भगवान धन्वंतरी को जो है ये आपका आयुर्वेद का देवता जो आपका माना जाता है। तो आपका आयुर्वेद के जनक के रूप में आपसे पूछा गया था, जो कि आपका चरक को जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी चरक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में जो है ना आपका स्पेन के हुइलेवा में आयोजित जो आपका BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था ना, इसमें किदाम्बी श्रीकांत ने जो आपका सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था। और वही इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले जो है ना पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी भी जो आपके बने थे, तो वर्ष 2021 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत 2018 में जो है ना दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी भी जो आपके बने थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉमस कप जो है इसका संबंध किस खेल से है। तो देखिए थॉमस कप जो है ये आपका पुरुष टीम प्रतियोगिता का जो है ना ये आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसके अलावा श्रीकांत के बारे में पूछा जाए कि किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन खेल से जो आपका संबंधित है। किदाम्बी श्रीकांत को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो इन्हें आपका वर्ष 2015 में जो है ना अर्जुन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका पीवी सिंधु है, जो कि आपका 2019 में जो है ये आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO का जो मुख्य कार्य है ना ये भारत में सामाजिक आर्थिक विषयों पर जो है अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के नमूना सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्विस जो ये आपका आयोजित करना है। और ये जो आपका बेरोजगारी, उपभोक्ता व्यय, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विश्वसनीय डेटा भी जो है आपका एकत्र करता है, जो कि आपका नीति निर्माण और योजनाएं के लिए भी जो है आपका अत्यंत महत्वपूर्ण जो आपका माना जाता है। यानी NSSO का जो मुख्य कार्य है ना ये विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जो है बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना, इसका जो आपका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ्स में देखने को मिला था कि एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का परिमाप आपका 68 सेंटीमीटर दिया गया था। इसका एक विकर्ण जो आपका 30 सेंटीमीटर है, तो इसके दोनों विकर्णों का जो अनुपात यानी रेशियो जो होगा ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समचतुर्भुज की भुजा आपको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस की जो सभी 4 भुजाएं होती है यानी कि आपका क्या होता है, तो ये आपका इक्वल यानी बराबर होता है। और यदि आपका परिमाप कितना दिया गया था, पी आपका जो है 68 सेंटीमीटर दिया गया था, तो यहाँ से हम लोग भुजा जो वो निकाल लेंगे। तो भुजा इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होगा, तो p/4 हो जाएगा। तो p आपका 68 सेंटीमीटर, 68 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो भुजा हमारा ए जो हमारा निकल कर आ जाएगा, ये कितना, तो ये आपका 17 जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरे विकर्ण की लंबाई को जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो समचतुर्भुज के विकर्ण को हम लोग d1 और d2 जो वो मान लेते हैं। तो हमारा d1 जो आपका दिया गया था, d1 कितना, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आपका गिवन था। तो मतलब ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है एक दूसरे के आपके समकोण यानी 90 डिग्री पर जो है ये आपका मतलब कि बाइसेक्ट करते हैं यानी समद्विभाजी जो आपका करते हैं। इसलिए एक समकोण जो मतलब कि समकोण त्रिभुज भी जो आपका बनाता है, जहाँ पर आपका कर्ण यानी हाइपोटेनस जो है ये आपका कितना होगा, जो आपका भुजा के बराबर होता है, जो कि आपका 17 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आया भुजा। उसके बाद बेस यानी आपका जो आधार है ये कितना निकल कर आ जाएगा। तो बेस हम लोग कैसे निकालेंगे, d1/2 कर देंगे। तो d1 आपका 30 दिया गया था, तो 30/2 यानी आपका जो बेस निकल कर आएगा ये आपका 15 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग जो है मतलब कि परपेंडिकुलर यानी लंब जो ये आपका निकाल लेंगे। तो लंब कैसे निकाल लेंगे, तो आपका d2/2 होता है। तो ये तो हमें d2 हम लोग को नहीं पता है, तो d2 हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम का ये आपका मतलब कि सूत्र होता है। इस सूत्र का उपयोग जो है ना हम लोग उपयोग करके जो है d2 जो वो इजीली निकाल लेंगे। तो इस सूत्र पे हम लोग को वैल्यू जो वो पुट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे देखोगे जब ये सूत्र आप देखोगे तो ये हमारा भुजा कितना था, तो ये आपका 17 था। उसके बाद यहाँ पर 15 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 289 होता है। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। उसके बाद ये हम लोग एज इट इज आपका लिख देंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है कि d²/2 का होल स्क्वायर जो ये निकालना है। तो इसमें हम लोग 289 माइनस 225 कर देंगे, तो ये आपका 64 निकल कर आएगा। फिर हम लोग मतलब कि जब स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका √64 आ जाएगा। और इसका क्या होता है, तो ये आपका 8 का होता है। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2 आ जाएगा। जब ये आपका मतलब 2 इधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 × 2 कितना होता है, तो ये आपका 16 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि विकर्णों का अनुपात यानी रेशियो जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो पहला आपका d1 इक्वल टू कितना था, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर था। d2 हमारा निकल कर कितना है, तो ये आपका 16 सेंटीमीटर जो आपका निकल कर आया। तो इसी का रेशियो जो आपसे पूछा गया था। तो विकर्णों का रेशियो कैसे निकाल लेंगे, तो d1/d2 का रेशियो निकाल लेंगे। तो इसको जब 2 से काटोगे तो ये आपका 15 और इसको जब 2 से काटोगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो 15:8 किस विकल्प में आपका दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे तो 15:8 जो है ना ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया था। यही तो आपका पूछा गया था ना कि इसके दोनों विकर्णों का जो रेशियो है अनुपात कितना निकल कर आएगा। तो ये आपका 15:8 जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अंग्रेजी शब्द ओबीडियंट का जो है आपका सही हिंदी अर्थ आपसे पूछा गया था। तो देखिए ओबीडियंट का मतलब आपका क्या होता है, कि आपका आज्ञाकारी होता है। तो ऑप्शन बी आज्ञाकारी आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक फिर आपका मैथ से क्वेश्चन देखने को मिला था कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को जो है 20 सेकंड में आपका पार करती है और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है ना ये 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन का जो स्पीड यानी चाल जो वो आपको ज्ञात करना था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहे ना तो हम लोग दो सिचुएशन जो वो बना लेते हैं यानी स्थिति बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपका इंसान को मतलब इंसान को पार करने के लिए, यानी जब ट्रेन किसी इंसान को पार करती है ना तो वो केवल अपनी खुद की लंबाई जो ये आपका तय करती है, यानी समय आपका 20 सेकंड जो आपका हो जाएगा। स्थिति दूसरा क्या होगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने का जो आपका दूसरा स्थिति आएगा, यानी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है ना तो अपनी लंबाई, एक तो आपका अपनी लंबाई हो गया प्लस आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि आपका 400 मीटर था, ये जो आपका तय करती है। तो समय आपका क्या हो जाएगा, तो समय आपका जो वो 40 सेकंड जो ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको तुलना करने पर आपका क्या होगा कि ट्रेन अपनी लंबाई पार करने में जो है आपका 20 सेकंड जो आपका लेती है और अपनी लंबाई प्लस 400 मीटर पार करने में जो है ये आपका 40 सेकंड आपका जो वो लेता है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि ट्रेन ने जो अतिरिक्त 20 सेकंड यानी 40 माइनस 20 लिए वे केवल आपका 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है ये पार करने के लिए जो आपका लिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड का सूत्र प्रयोग करके जो है ना हम मतलब कि स्पीड जो वो निकाल लेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस आपका कितना, तो ये आपका 400 मीटर दिया गया था। टाइम आपका कितना, तो ये आपका 20 सेकंड जो आपका दिया गया था। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक शून्य से एक शून्य आपका कट गया, यानी आपका 20 दूनी 40। तो स्पीड जो निकल कर आएगा ना ये आपका 20 मीटर पर सेकंड जो है आपका निकल कर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि स्पीड जो है आपका कितना आएगा, यानी ट्रेन की स्पीड को ही जो आपको ज्ञात करना था। तो ये आपका 20 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हो सकता है कि ऑप्शन में जो आपका मतलब कि मीटर पर सेकंड में आपका नहीं दिया गया होगा, किलोमीटर पर आवर में अगर आपका दिया गया होगा। तो देखिए अगर स्पीड आपका मतलब कि मीटर पर सेकंड में आपका दिया गया है तो किलोमीटर पर आवर में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो देखिए इसको जो है ना 18/5 से जो हम लोग गुना कर देते हैं तो आपका स्पीड कितना निकल कर आया, तो ये आपका 20 निकल कर आया था। तो इसको 18 से और 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, 18 चौक कितना होता है, तो ये आपका 72 होता है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपका स्पीड जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन में आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया होगा या फिर आपका 20 मीटर पर सेकंड दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका रीजनिंग में कैलेंडर से देखने को मिला था कि 16 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। किसी ने 18 मार्च 2020 का बताया था। तो देखिए सबसे पहले 16 मार्च 2020 की बात कर ले तो 16 मार्च 2020 को जो है ना ये आपका सोमवार होगा। तो सोमवार ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे 18 मार्च 2020 का पूछा गया होगा तो 17 मार्च को आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। फिर आपका 18 मार्च को आपका बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार अगर 18 मार्च पूछा गया होगा तो बुधवार फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका रीजनिंग में इस प्रकार से देखने को मिला था कि दी गई संख्या श्रृंखला में जो है रॉन्ग नंबर यानी गलत संख्या का जो वो चयन करना था। ये श्रृंखला जो आपका दे दिया गया था और इसमें इस प्रकार से 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जब आप श्रृंखला को देखोगे ना, यानी इस श्रृंखला को जब आप देखोगे सीरीज को, तो इस श्रृंखला के पैटर्न को समझने के लिए जो है हम लोग मतलब संख्याओं के डिफरेंस यानी बीच के अंतर को जो है ना वो देखना होगा। तो 3 और 6 के बीच आपका अंतर कितना रहा, तो ये आपका 3 + 3 यानी आपका 3 और 6 के बीच अंतर जो है ये आपका 3 आ रहा है। 6 और 11 के बीच का जो अंतर ये आपका 5 आ रहा है। 11 और 18 के बीच का अंतर जो है ये आपका 7। उसके बाद 18 और 27 के बीच का जो अंतर है ना ये आपका 9 आ रहा है। तो 27 और अगली संख्या के बीच का अंतर ये पैटर्न के अनुसार आपका क्या होगा, 3, 5, 7, 9। उसके बाद क्या, तो 11 आना चाहिए क्योंकि 2 आपका ऐड हो रहा है अंतर के लिए। तो ये आपका 11 जो वो जोड़ना चाहिए। तो 27 और 11 जो है ये कितना होता है, तो ये आपका 38 होता है। लेकिन जब आप इस सीरीज में देखोगे ना तो यहाँ पर 38 नहीं आपका 39 जो आपका लिखा गया, जो कि आपका गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि जब आप अगली संख्या का जाँच करोगे ना तो अगली संख्या को जोड़ने के लिए हम लोग 13 करेंगे। तो आपका जब 13 से करोगे ना 38 + 13 51, जो कि आपका श्रृंखला में आपका सही दिया गया था, मात्र आपका 39 ही जो आपका गलत दिया गया था। यानी अगर निष्कर्ष निकाले तो देखिए श्रृंखला में विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और इसी हिसाब से 39 के स्थान पर जोड़ने का आपका क्या आना चाहिए था, तो आपका 38 आना चाहिए था, जो कि आपका गलत है। तो ऑप्शन सी 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हिंदी वर्तनी के अनुसार जो है शाबाश शब्द का शुद्ध रूप जो आपसे पूछा गया था। तो ये शाबाश आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये शाबाश जो है ना ये आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 84 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी देयर एचसीएफ। यानी यदि दो संख्याओं का लघुत्तम जो आपका समापवर्त्य है ना या एलसीएम जो आपका 84 है,
तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका महत्तम यानी एचसीएफ हो सकता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को हल करने के लिए जो है ना गणित काव्य का एक गोल्डन रूल जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा जो है ना उनके एलसीएम का पूरी तरह जो ये आपका डिवाइड यानी विभाजित जो आपका करता है, यानी एचसीएफ ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम जो ये आपका होता है। और इसके लिए हम लोग जो वो जांच सबसे पहले करेंगे कि हम लोग को ये देखना होगा ना कि विकल्प में कौन सा जो है 84 का पूरा जो ये आपका काटता है। तो देखिए 84 को जब आप 21 से डिवाइड करोगे विकल्पों के अनुसार तो ये आपका 4 से पूरी तरह से जो आपका विभाजित हो जाता है। 84 को 18 से जब आप विभाजित करोगे तो ये आपका शेषफल जो आपका बचता है ये आपका 4.66, यानी ये पूरी तरह से आपका विभाजित नहीं हो रहा है। 16 से भी आपका पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, 15 से भी आपका पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, मात्र आपका 21 से ही हो रहा है, जो कि आपका इसका एचसीएफ जो है आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर और एक आपका रीजनिंग में कैलेंडर से ही पूछा गया था कि वर्ष 2300 में फरवरी, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में कुल कितने दिनों की संख्या, टोटल डेज कितनी होगी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो है ना हमें ये जानना होगा कि वर्ष 2300 एक आपका लीप वर्ष है या फिर नहीं। तो लीप वर्ष हम लोग कैसे जाँच करते हैं, तो देखिए हर मतलब कि हम वर्ष को जो है ना 4 से जो वो भाग देते हैं, लेकिन शताब्दी वर्ष जैसे कि 1900, 2100, 2300 के मामले में जो है उसे जो आपका 400 से जो है ना ये आपका भाग देकर जो ये आपका देखा जाता है। जब आपका शताब्दी वर्ष रहे ना तो इसमें आपका 400 से जो वो भाग देकर जो आपका देखा जाता है। चूंकि 2300 आपका 400 से पूरी तरह आपका विभाजित नहीं होता है, इसलिए आपका 2300 जो है ना एक आपका जनरल ईयर यानी आपका एक साधारण वर्ष जो आपका माना जाएगा, यानी ये आपका लीप वर्ष जो आपका नहीं माना जाएगा। अब हम लोग जब महीनों की दिनों की गणना कर लेंगे तो ये फरवरी साधारण वर्ष के होने के कारण इसमें आपके 28 दिन होंगे, जून हमेशा आपका 30 दिन का ही होता है, जुलाई हमेशा आपका 31 दिन का होता है, इसके अलावा अगस्त भी हमेशा आपका जो है ये आपका 31 दिनों का जो ये आपका होता है। तो इसको हम लोग सीधे सिंपल सा मतलब कि टोटल को जो वो जोड़ लेंगे 28 + 30 + 31 + 31 यानी 30, 30, 60, 30, 90 और 2 92, नहीं इधर ही ले लेते हैं 30, 30, 60, 30, 90 और 30, ये 2 वाला ये इधर ऐड होगा ना तो 90 और 30 120 हो जाएगा। यहाँ पर 120 निकल कर आ जाएगा। तो 120 जो आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि जो कि आपका हिंदी से आया था कि पुलिस स्टेशन यानी पुलिस थाने में किसी अपराध की सूचना या शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया था। तो इसका दर्ज करने के लिए जो है आपका एफआईआर का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है। और एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है ना तो आपका जो पहला लिखित दस्तावेज तैयार करता है उसे ही आपका एफआईआर जो है आपका कहा जाता है। और ये जांच शुरू करने का मतलब कि आधार भी जो आपका माना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी यानी सबॉर्डिनेट अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर ऑफिसर को कोई सूचना, रिपोर्ट या फीडबैक देता है ना तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन यानी संचार को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन यानी संचार को जो है ना ये आपका ऊपरीगामी या फिर ऊर्ध्वगामी संचार यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि जब कोई कर्मचारी या छात्र अपने कार्यालय या फिर संस्थान में छुट्टी लेना चाहता तो वो किस प्रकार का पत्र लिखता है। तो ये इस प्रकार के लिए जो है ना आपका मतलब क्या, तो ये आपका लीव एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र जो आपका लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि एक्सप्लोजन यानी विस्फोट का मुख्य अर्थ क्या होता है और इसका सामान्य परिणाम क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये विस्फोट जो है ना एक आपका ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में आपका ऊर्जा, गर्मी और गैस अचानक जो है आपका बाहर निकलती है। और इसके साथ अक्सर जो है ना एक तेज आवाज़ यानी शॉक वेव भी जो है आपका होता है। इसके अगर प्रभाव की बात कर ले तो विस्फोट के कारण इमारतों का गिरना, आग लगना और मनुष्य व पशुओं की मृत्यु या फिर गंभीर चोट जो है आपका लग सकती है। इसलिए इसे आपका जान माल की हानि का एक प्रमुख कारण भी जो आपका माना जाता है। यानी विस्फोट का मुख्य अर्थ क्या होता है, तो ये आपका जान माल की हानि भी जो है आपका हो सकता है, ये जो आपका मुख्य अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी व्याकरण के अनुसार सोचनीय का जो है ना आपका शब्द का शुद्ध वर्तनी जो आपसे पूछा गया था। तो ये सोचनीय आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यानी सुरक्षा निर्देशों का मुख्य अर्थ और उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो मुख्य अर्थ या फिर उद्देश्य है ना, ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पालन किए जाने वाले नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ओवरऑल बच्चों के रिव्यू की बात कर ले तो देखिए रीजनिंग में आपके मैथ के प्रश्न जो आपका पूछ रखा था, एक रीजनिंग में मैथ के प्रश्न था टाइम एंड वर्क से कि नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा नल भी इसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है तथा नल सी जो है मतलब कि नल सी जो है ना, इस टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कब भरेगी आपसे पूछा गया था। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन के साथ जो है आप आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में टाइम स्टैम्प के साथ जो वो बताइएगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था कि 18 मजदूरी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 आदमी और विधायक जाने पर कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का भी जो आंसर है आप सॉल्यूशन के साथ जो है इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप इन प्रश्नों का आंसर नहीं दोगे तो फिर मैं मैथ्स की क्वेश्चन लाना जो वो बिल्कुल बंद कर दूंगा। अब देखिए 45 मिनट से ऊपर हो गया, फिर भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना, तो इतना फर्ज बनता है कि आप सोचिए कि एग्जाम दे रहे हो और इसका सॉल्यूशन जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि बाकी कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन जो है आपके सिटिंग अरेंजमेंट से था। सर्कल के मतलब कि अंडे अंदर मुंह करके बैठा है और 7 लोग ऐसे 2 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन आपका सर्कल से बाहर मुंह करके बैठे हैं। ऐसे ही आपका मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट से आपका 4 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है इसी प्रकार से टेलीग्राम पर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो वो जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।